हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसी वेब या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कोर्स है बीए प्रोग्राम, हिस्ट्री का उनके पास में सब्जेक्ट है और ये उनका सब्जेक्ट पेपर कोड है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट बोली है क्योंकि आप सभी के सब्जेक्ट कोड अलग भी हो सकता है क्योंकि ये एसओएल, एनसीवेप और रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं। बट अगर आप सभी के पास में सब्जेक्ट का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको हिस्ट्री में पढ़ना भी है। आपके पेपर का जो नेम है इशू इन हिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़ना है, इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री 20th सेंचुरी। ये पार्ट 2 होगा क्योंकि 5th सेमेस्टर में भी आपको ये सेम चीज़ हिस्ट्री में पढ़नी थी, वो पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2 है। ये 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई से भी आप क्वेश्चन पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एसओएल का, एनसी वेब का देख रहे हैं तो सबसे टॉप पे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर में कितने पेजेस हैं वो आपको सबसे ऊपर आपको देखना है। यहाँ पर इसके अलावा जब भी आपको क्वेश्चन पेपर जो भी देखने को मिलेगा वहाँ पर आप सभी को अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर एज इट इज़ जैसा आप सभी के एडमिट कार्ड पर मेंशन हो वैसे ही आप सभी को लिखना है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम पेपर की बात करें तो जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा और जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका 75 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहले आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्राप्त होता है जैसा आपके एडमिट कार्ड पर है। दूसरी इंस्ट्रक्शंस ये, आप अपने एग्ज़ाम को या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी किसी एक भी भाषा में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है तो आप इंग्लिश मीडियम का यूज़ करें या फिर हिंदी मीडियम का आप चूज़ नहीं कर सकते। जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से हो आप उसको कर सकते हैं। तीसरी इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए ये है कि सभी जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको टोटल 5 करने हैं और सभी क्वेश्चन के जो आंसर है यानी जो नंबर है मार्क्स है वो सभी सेम है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति की व्याख्या करनी है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति किस प्रकार से थी, किस प्रकार से नहीं थी। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप सभी को पता है 1939 से 1945 तक, कब तक 1945 तक, ये कौन सा काल है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काल है। इस पूरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा लाखों की सेनाएं मरी, करोड़ों संपत्ति, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। और उसके बाद की राजनीति की बात करेंगे तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे ये कि शीत युद्ध का प्रारंभ। क्या है? शीत युद्ध का प्रारंभ, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप इसको ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे यूएनओ का पुनर्गठन, यूएनओ का गठन व पुनर्गठन। दूसरी चीज़ आप इसको मेंशन करेंगे। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे सोवियत संघ का परमाणु संपन्न होना, परमाणु संपन्न होना। चौथे पॉइंट की बात करें हम तो गुटनिरपेक्षता, नेम का उदय, गुटनिरपेक्षता का उदय। इसके बाद की बात करें हम पांचवें पॉइंट की या छठे पॉइंट की बात करेंगे तो हम एक तरफ लिख लेंगे सैंटो और इसके बाद में वार्सा पैक्ट का उदय, वार्सा पैक्ट का उदय। तो ये कुछ पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगली हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेट करता हुआ है तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आप सभी के लिए वीडियो क्या कारण थे उसके और क्या परिणाम थे वो दोनों ही अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप बाय सर्चिंग सर्च कर सकते हैं। बाद में लास्ट में आपको एसओएल सॉल्यूशन लिख देना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय एसओएल सॉल्यूशन, वो पूरी वीडियो आप सभी के सामने आ जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति में तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विवेचना करनी है। देखिए ये कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे मेन क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो तीसरी शक्ति के रूप में आपसे मेन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, इस किसके बारे में, आपसे गुटनिरपेक्षता के बारे में पूछा गया। आपसे यही पूछी गई है कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे हम नेम बोलते हैं, नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंग्लिश में बोले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये देख लीजिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम।
इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कैसे इसका उदय हुआ, कैसे ये एक थर्ड पार्टी है, कैसे इसने विश्व में कई बारी तनाव उभरा, दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी, परंतु इसने कभी भी उनके बीच में युद्ध होने नहीं दिया। नेम से रिलेटेड आपके लिए नई भी और पुरानी भी दोनों तरीके की वीडियो है। बाकी आपके एग्जाम से पहले और भी वीडियोस पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग आएगी, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें और इन वीडियोस को जब तक देखकर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका बतानी है। तो भाई महात्मा गांधी की आप सभी को पता है बहुत अच्छी भूमिका है। अगर आपने क्लास 12th में हिस्ट्री पढ़ा था तो आपको पता होगा गांधी जी का जो मूवमेंट है 1917 में, जो चंपारण नाम की जगह है, चंपारण नाम की जगह है बिहार के अंदर, वहाँ से जो ये एक नील जो है वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती थी, नील उगाई जाती थी, जिसके विरुद्ध में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में और भी इन्होंने मूवमेंट किए थे, जैसे 1919 में आप देखेंगे एक अहमदाबाद, एक खेड़ा नाम की जगह है, फिर चोरी चेरा, नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च, ऐसे इन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे भारत में। और उन सभी आंदोलन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनकी कुछ कॉमन बातें थी। इन्होंने एक तो सत्याग्रह, क्या इन्होंने ऐड किया था, सत्याग्रह। दूसरी बात इन्होंने क्या एक बात करी थी, नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन के बारे में आपको इसके अंदर जिक्र करना है कि अंग्रेज़ों की किसी भी नीति का हमें डायरेक्टली हमें सपोर्ट नहीं करना है। अंग्रेज़ों की हमें सारी की सारी जितनी भी नीतियाँ उन सब का हमें विरोध करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा था गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड। अगली बात करेंगे हम, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन और भी बातें हैं लेकिन वो आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ पर हम सब क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि किन किन पॉइंट्स के साथ में आपको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी संस्था इस बात से सहमत है कि वैश्वीकरण साम्राज्यवाद का ही विस्तार है? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछता है। कई बार ये क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछता है कि भाई वैश्वीकरण के राजनीतिक नकारात्मक प्रभाव बताओ, वैश्वीकरण ने राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को नुकसान पहुंचाया है, इसको परिभाषित कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन सिमिलरली हैं। ये पॉलिटिकली आपसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो स्टेट पे पड़े हैं वो पूछा जा रहा है। तो ये मैंने वैसे प्रीवियस वीडियोस में भी आप सभी के लिए बात करी है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर हम बात करें राज्य की स्वयं प्रभुत्ता के बारे में, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है राज्य का दायरा सीमित होना। राज्य का दायरा सीमित होना। पहले स्टेट जो था, जो सरकार थी, वो हर एक सीमित होना। ये हर एक चीज़ पर हम ये कहेंगे कि राज्य का दायरा सीमित होने का मतलब ये है कि राज्य पहले नागरिकता के मामले में किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी, ये सरकार तय करता था। उद्योग वगैरह को किसको लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना, किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ये सारी की सारी चीज़ हमारी गवर्नमेंट पहले कंट्रोल करती थी। बट अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसकी प्रासंगिकता क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है आपको ये समझना आएगा। नागरिकता के बारे में इसके अलावा हम बात करें संचार के मामले में, तो संचार के मामले में पहले हमें गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। गवर्नमेंट द्वारा ही जो न्यूज़ आउटलेट्स हमें पब्लिक करने दिए जाते वही पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है हमारे देश में कि राज्य का दायरा अब सिर्फ संविधान, संसद और सिर्फ शासन प्रबंधन तक ही सीमित होता जा रहा है। संसद और शासन प्रबंधन, इस तक ही सीमित होता जा रहा है। तो आपने देखा, ये एक ही पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अच्छी वीडियोस पाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आंदोलन का उद्भव एवं विकास की अवलोकन कीजिए। इस क्वेश्चन के इस यूनिट से पूरा एक तो कई बारी उत्तरी मानवाधिकार के उत्तरी आंदोलन और कई बारी आपके दक्षिणी आंदोलन, इन दोनों के बारे में बात होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ़िलहाल अपलोडेड नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मैं इसको आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। और ये क्वेश्चन भी आप सभी को प्रिपेयर करना है। इनमें से पक्की बात है, मैं जितने 10 क्वेश्चन इसके अंदर दिखाने वाला हूँ, इसमें से पक्का है आपके 4 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के बाद में नारीवादी आंदोलन पर एक नोट लिखना है। भारत में नारीवादी आंदोलन आज़ादी के बाद कौन कौन से हुए हैं जो महिलाओं द्वारा चलाए गए हैं? तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम चिपको आंदोलन।
इसके बाद में अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आंदोलन के बाद में है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सब आंदोलन है जो आपको पक्का पक्का पढ़ने ही है और ये महिलाओं के द्वारा ही किए गए आंदोलन है। तो इसमें हमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उन आंदोलनों को, उन पॉइंट्स को आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए इसको समझाना है। अगला है पर्यावरणीय आंदोलन में निहित मुद्दों की व्याख्या। अच्छा, पर्यावरण आंदोलन होते हैं तो उसमें क्या क्या मुद्दे होते हैं, जैसे वृक्षारोपण, वृक्षारोपण एक ये मुद्दा होता है। दूसरा हम बात करें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की सुरक्षा, संसाधनों की सुरक्षा। चौथे पॉइंट के बारे में बात करूं तो और क्या पॉइंट रहेंगे आपके आंदोलन के लिए, जलवायु परिवर्तन हो गया, वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में वृद्धि। तो क्वेश्चन में यही आपको बताना था कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से पर्यावरण जो मूवमेंट है वो होते हैं, ये आपको इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, विकासशील विश्व में उपभोक्तावाद मानव मूल्यों के लिए किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी फिलहाल अपलोड नहीं है, बट जल्दी आप सभी के लिए अपलोड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि मीडिया के क्षेत्र में हुए जो परिवर्तन है उसने समकालीन संस्कृति या समाज को किस तरीके से प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आई होप पता होगा, क्योंकि मीडिया की वजह से आजकल हमारे जो रहन सहन, खान पान, जैसे वैश्वीकरण का इम्पैक्ट है वैसे मीडिया का इम्पैक्ट है। मीडिया बोलने के लिहाजे से लेकर हमारे देखने, समझने, सोचने के हर तरह के जो प्रक्रिया है हमारी, उन सब पर अपना इफेक्ट डालता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको किसी भी 5 में से 2 पे नोट डालना है। एक उपनिवेशवाद है, यानी जो कॉलोनियल सिस्टम होता है या कॉलोनलिज्म होता है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। हो ची मिन, इसके बारे में आपको पता है, आपको मैंने वियतनाम युद्ध पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। ये वीडियो, इसके अंदर हो ची मिन कौन थे, क्यों इनकी इतनी भूमिका है और क्यों उनके नाम पे ही एक पूरा शॉर्ट नोट का मतलब होता है 10 नंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट वियतनाम युद्ध है कि ये सिर्फ 10 नंबर में एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो वियतनाम पूरा का पूरा 20 नंबर में पूछा जा सकता है। आप इस चीज़ को समझिए। अगला गांधी द्वारा चलाए गए दांडी मार्च के बारे में, दांडी मार्च क्या था इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या है इसके बारे में। अगला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। साइबर स्पेस क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल वाइज जानकारी देनी है, साइबर स्पेस क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, होपफुली आप सभी को समझ में आए होंगे। मैं आप लोगों के लिए और भी मॉडल पेपर्स लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम में जिनमें क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और इसके अलावा एक आध पेपर मैं आप सभी के लिए ऐसे भी लेकर आऊँगा जिसके अंदर पूरा का पूरा पेपर के कुछ दिन पहले होगा वो, और उन टॉपिक्स को आपको ही पढ़ के अपने एग्जाम पे जाना है। उन टॉपिक्स के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, वही आपके एग्जाम में होंगे। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, कैसे क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे और किस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अब आप सभी के लिए 30 दिन भी नहीं बच गए, तो 30 दिन के अंदर आप सभी को अपने एग्जाम की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। होपफुली आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, उन सभी लिंक्स को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।